हेलो नमस्ते, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर नीलिमा दाशु एंड मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ पेन एंड पैलिएटिव केयर एट रायपुर। आज मैं बात करूँगी एक कॉमन प्रॉब्लम, बट हम सब इसको दूसरे नाम से जानते हैं, बैक पेन। बट हम बैक पेन बोलते ही उसको हम शायटिक पेन या पीआईवीडी सोचते हैं। बट आज मैं बात करूँगी कि वो पीआईवीडी नहीं है तो क्या है, शायटिक पेन नहीं है तो क्या है, जिसको मैं ट्रू बैक पेन भी बोलूँगी, क्योंकि वो बैक से लेग में या कहीं और रेडिएट नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसको शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा वर्टिब्रल एनाटॉमी और उसका क्या क्या कारण हो सकता है उसको समझना ज़रूरी है। तो हमारे जो बैक बोन होता है, जिसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं और स्पाइन बोलते हैं, उसकी दोनों तरफ हर एक वर्टिब्रा का अलग अलग 31 वर्टिब्रा जो आपस में जुड़े रहते हैं, साइड में जॉइंट होता है जो ऊपर की वर्टिब्रा नीचे की वर्टिब्रा को जोड़ते हैं। तो मैं बात करूंगी उस जॉइंट के पेन के बारे में आज, जिसको हम फैसेटल आर्थ्रोपैथी बोलते हैं। शुरू करने से पहले हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि वर्टिब्रा क्या है, क्या क्या जॉइंट्स होता है, क्योंकि आज मैं जॉइंट्स पेन के बारे में बात करूंगी। तो हमारे जो स्पाइनल पूरा स्पाइन होता है, वर्टिब्रा होते हैं, उसके ना मल्टीपल वर्टिब्रल बोन होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। एक तो वो गत्था के साथ जुड़े रहते हैं, दूसरा है कि लेटरली आपस में दोनों जो बोनी वर्टिब्रा है उसका भी जॉइंट्स होता है, जो मिड लाइन पे नहीं होता, थोड़ा सा बाहरी तरफ दोनों तरफ होता है जॉइंट्स, तो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जिसको हम फैसेटल जॉइंट बोलते हैं। मेडिकल टर्म में उसको जाइगोफैशियल जॉइंट भी बोलते हैं। और भी जॉइंट होते हैं, जैसे हमारा लंबर वर्टिब्रा होता है, वो एक सिटिंग बोन के साथ भी जॉइंट बनाता है, जो है सैक्रम बोन। सैक्रम बोन भी वो मिड लाइन बोन होता है, जिसका दोनों तरफ बायलैटरली पेल्विक जो हिप बोन है उसके साथ जॉइंट बनाता है, जिसको हम बोलते हैं एसआई जॉइंट, सैक्रोइलियल जॉइंट। अब ये हो गए सारे जॉइंट्स मोटा मोटा आज। बट मैं बात करूंगी आज जो वर्टिब्रा जॉइंट बनाता है, फैसेट जॉइंट, उसकी पेन की रिगार्डिंग, जिसको मैं ट्रू बैक पेन बोलूँगी, क्योंकि वो शायटिक पेन की जैसा लेग तक रेडिएट नहीं होता। बट अब सबको जानकारी इसके बारे में थोड़ा कम हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये पेन क्या होता है, कैसे होता है, डायग्नोसिस कैसे करें और ट्रीटमेंट क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जो इसका सिम्टम्स होता है, ये पेन जो है, जो मतलब मिड लाइन पेन नहीं होता है। जैसे कि मैंने बोला कि इसका एनाटॉमिकल ओरिजिन जो है मिड लाइन से थोड़ा बाहर रहते हैं जॉइंट। मान लीजिए 2 to 4 सेंटीमीटर के अंदर जो पेन है लोकलाइज वहीं पे होता है, और ऐसे लगता है डीप एकिंग पेन है, मतलब लगेगा कि बोन से आ रहा है, मसल से आ रहा है पेन, एकदम स्पास्मोडिक टाइप का पेन होता है, क्योंकि उस जॉइंट के ऊपर हमारा जो बैक मसल है, स्ट्रॉन्ग बैक मसल, जो ऊपर से लेके नीचे तक रन करते हैं, जिसको हम इरेक्टर स्पाइनी मसल भी बोलते हैं। अब जॉइंट पेन हो रहा है, उसका इन्फ्लेमेशन आसपास फैलता है, तो वो मसल पे भी स्पाज्म आता है। तो पेशेंट को लगता है कि सुबह सो के उठते ही बैक पूरा स्टीफ हो गया, बैक पूरा स्टीफ हो जाता है, ना साइड टू साइड झुक पा रहा है, ना बैकवर्ड झुक पा रहा है। पर जैसे जैसे दिन भर काम करने लगते हैं, थोड़ा बहुत टाइटनेस कम हो जाता है, बट कम्प्लीटली बैक पेन नहीं जाता है। तो ये जो बैक पेन है, ये शायटिक पेन से थोड़ा अलग है। शायटिक पेन में क्या है, बैक स्टिफनेस नहीं होता, रेडिएट होता है, या मिड लाइन पेन होता है, स्टिफनेस नहीं होगा। इसमें अगर स्टिफनेस के साथ आपका पेन प्रेजेंट कर रहा है, तो मैं भी ये जॉइंट फैसेटल जॉइंट आर्थ्रोपैथी हो। और ये जो पेन है, शुरुआत बैक से शुरू होके जो रेडिएट अगर लेग में नहीं करता है, बट बटक में, ग्रोइन में और अपर थाई तक आ सकता है। तो कंफ्यूजन भी हो सकता है कि ये शायटिक पेन है क्या, पर ये इसका पेन का नेचर जो है वो एकिंग टाइप रहता है, स्पास्मोडिक टाइप रहता है, वो शायटिक पेन की जैसा नहीं है, डिफरेंट है। तो आइए अब हम जान गए कि इसके सिम्टम क्या क्या है, कैसे प्रेजेंट करते हैं। अब इसका कारण क्या है। कारण देखिए, जो है बहुत ज़्यादा कारण नहीं है, वही कॉमन कॉजेज़ जो सारे आर्थराइटिस की कॉजेज़ होता है, इन्फ्लेमेशन, वो एज रिलेटेड डिजेनरेशन की वजह से भी हो सकता है, या ट्रॉमा से इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। कभी कभी सिस्ट या मेनिंजियोमा, ये सब प्रॉब्लम भी हो सकता है, जॉइंट सिस्ट हो सकता है। अब तो फिर कॉजेज़ भी जान गए, डायग्नोसिस कैसे करें। डायग्नोसिस
करने के लिए सिंपल ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी हमें ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता करना बॉडी में कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस तो नहीं चल रहे। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन, डायबिटीज़ मेलिटस तो नहीं है, उन सब के बारे में भी जानना है, तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन सारे बेसलाइन वर्कअप ज़रूरी है। साथ में हम अगर प्लेन एक्सरे भी करते हैं ना, उसमें जैसे कि मैंने पहले बोला था कि मसल स्पाज्म होता है। मसल स्पाज्म की वजह से जो हमारा जो लंबर जो कर्वेचर है, हमारा लंबर थोड़ा सा एंटरली झुकाव रहता है, बट उसमें स्ट्रेट हो जाता है जो हमारा लंबर वर्टिब्रा है। तो ये सिग्निफाई करता है कि सम पैथोलॉजी इज गोइंग ऑन इन द जॉइंट लेवल, तभी ये स्ट्रेट होता है। उसके बाद आते हैं कि और क्या क्या टेस्ट करना चाहिए। एक्सरे, फिर हम और मतलब बेहतर जानने के लिए एक्सरे से बेहतर सीटी स्कैन है, जो प्रॉपर जॉइंट आउटलाइन कैसा है, जॉइंट फ्लूइड तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन कितना है, थिकनेस कितना हो गया, और एमआरआई रूल आउट करने के लिए कि और कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, डिस्क प्रॉब्लम तो नहीं है, नर्व कॉम्प्रेशन जो मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ फैसेटल आर्थ्रोपैथी, आगे चलते ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिन तक होते होते जॉइंट ठीक हो जाता है। जैसे हमारे नी जॉइंट पे भी सूजन आ जाता है, वैसे ही बाकी जॉइंट्स पे भी सूजन आता है। तो उस सूजन की वजह से बैक में जहाँ पे बहुत ही नैरो स्ट्रक्चर में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, तो नर्व्स को भी पड़ सकता है उसका दबाव, तब जाके लेटर स्टेज में यही चीज़ साइटिक पेन जैसा भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बट वो बहुत ज़्यादा लेट स्टेज में होता है, बट अनकॉमन भी नहीं है, हमारे पास वैसे पेशेंट भी आते हैं। तो उनका ट्रीटमेंट लाइन ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा अलग हो जाते हैं। ये है कि हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे। साथ में अगर हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, उसमें ये होता है कि पेशेंट का जो है आगे झुकने में उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना बैकवर्ड मूवमेंट पे एंड साइड टू साइड मूवमेंट पे होता है। और जो साइटिक पेन के लिए जो नर्व टेस्ट हम करते हैं, वो सारे टेस्ट इसमें नेगेटिव पाया जाता है। दो पेशेंट को कभी कभी लग सकता है कि थाई तक पेन आ रहा है, बट जो टिपिकल पेन और एग्जामिनेशन में पाया जाता है जो साइटिक पेन के कारण होता है, वो इसमें नेगेटिव होता है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट जैसे बाकी पीआईबीडी में हम नर्व मेडिकेशन देते हैं, बट इसमें नर्व मेडिकेशन या बाकी पेन किलर्स थोड़ा बहुत शुरुआती स्टेज में काम करते हैं, बट उसको लॉन्ग टर्म आप कितना पेन किलर लेंगे। तो इसमें जो है हम डायग्नोस्टिक ब्लॉक देते हैं जॉइंट्स में सीधा, वो जो फैसेटल जॉइंट है डायरेक्ट हम एक्सरे से देख के हम या सोनोग्राफी से देख के सीधा निडल डालते हैं जॉइंट पे। उसके बाद हम डायग्नोस्टिक टेस्ट पेन किलर्स देते हैं जो हम यूज़ करते हैं बेहोशी के लिए भी, वो पेन किलर्स, और स्टेरॉइड भी दे सकते हैं जो ट्रीटमेंट भी हो जाता है, 4 से 6 महीने के लिए राहत मिलता है। हो सकता है दोबारा ना हो, या कभी कभी दोबारा भी देने की ज़रूरत पड़ सकते है। और क्या ऑप्शन है, ये है जॉइंट इंजेक्शन के बारे में बोला। और भी प्रोसीड्यूरल, जैसे कि हमारे जो जॉइंट को सप्लाई करने वाले जो नस है उसको भी हम ब्लॉक कर सकते हैं, जिसको मेडिकली मीडियन ब्रांच ब्लॉक बोलते हैं, जो उसको सप्लाई करते हैं। तो हर एक जॉइंट को 2-2 सप्लाई मिलता है, तो हमें एक लेवल ऊपर एक लेवल नीचे जो सस्पेक्टेड जॉइंट है उसको ब्लॉक करना होता है। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर डायग्नोस्टिक ब्लॉक अच्छे से काम किया तो हम क्रोनिक लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए हम रेडियो फ्रीक्वेंसी पे जा सकते हैं, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी नसों को एब्लेट मतलब नसों को बहुत लंबी अवधि तक सुलाने के काम करते हैं। तो उसका असर 1.5-2 साल तक रहता है। या कभी कभी जिसमें मैंने बोला कि लेटेस्ट स्टेज में जॉइंट इन्फ्लेमेशन इतना होता है, थिकनेस इतना बढ़ जाता है कि नर्व्स को भी दबाते हैं, उस स्टेज में हमें क्या करना पड़ता है कि जॉइंट हमें मीडियन ब्रांच ब्लॉक या जॉइंट इंजेक्शन के साथ नर्व्स को दबा रहे, उसका भी एडिमा को कम करने के लिए न्यूरोप्लास्टिक प्रोसीड्यूर, जो मेरे आगे पीछे वीडियोस भी बना रखा है उसके ऊपर, उस पर भी आप जाके देख सकते हो। न्यूरोप्लास्टी एंड एपिडुरल इंजेक्शन, ये सब भी करना पड़ सकता है अगर एडवांस स्टेज में हमें एडवांस ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो यहाँ तक कि मेरे द्वारा जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।